हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल. Today we are going to understand the characteristics of the ethical organization, जो कि यूनिट 2 का जो है ये टॉपिक है. और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस. उसी तरह ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द बिजनेस एथिक्स. अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है. उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है. तो सबसे पहले हम देखते हैं एथिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है. देखो, एथिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पे प्रॉपर एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो है उस कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं. एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट where they grow personally, feel fulfilled, contribute to the common good, and share in the personal, emotional, and financial reward of job well done. देखो, एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं और एम्प्लॉयज एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और वो ग्रो करते हैं. उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी जो नीड्स होती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं और जो उनके कॉमन गोल्स होते हैं उनको वो अचीव करते हैं. और उसी तरह जो भी वो ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं उसके जो पर्सनल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होते हैं उसको वो शेयर करते हैं. देखो, एथिक्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो कि इंडिविजुअल जो वो अपना एक्शन लेता है, जब वो डिसीजन लेता है तो कौन से एथिक्स को वो फॉलो करता है. क्योंकि एथिक्स हमें बताते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द रॉन्ग थिंग. तो एथिक्स जो है प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, जिसके बेसिस पे इंडिविजुअल जो है उसके एक्शन और जो डिसीजन होते हैं गाइड होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल जो होते हैं जिनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और वहां पे उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब है कि वहां पे कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है. तो चाहे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, दे हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट, बट वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं. और कोड ऑफ एथिक्स जो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि दिस इज द एथिकल ऑर्गेनाइजेशन. वो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को उनके जो काम करने की प्रोसीजर है, जो डिसीजन लेने का के अंदर जो है गाइड करता है. जो भी उसकी प्रोग्राम्स पॉलिसी बनती है तो कोड ऑफ एथिक्स जो है उनको गाइड करता है. एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर लीडर्स एंड वर्कर्स आ जाते हैं जो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं. देखो, एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट फील करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो एक मतलब सबको इक्वल वे से जो है ट्रीट किया जाता है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो एथिकल है वहां पे एक पॉजिटिव कल्चर जो बिल्ड कराता है तो उसके 3 पिलर होते हैं. एथिक्स, जिसके अंदर वो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, अपने एथिक्स जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करती है. ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से जो लीडरशिप है वो उनको जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करने में हेल्प करती है. और उसी तरह हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स होते हैं वो कॉर्पोरेट कल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. एम्प्लॉइज के अंदर जो मोराल है उनको हाई करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं. उसी तरह जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज को वहां पे प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है, प्रॉपर रिवॉर्ड मिलता है, तो वो एम्प्लॉय को रिटेन कर पाती है. एम्प्लॉय की लॉयल्टी जो होती है उसको रिटेन कर पाती है. Ethical organization जो है they have the ability to retain employees who are competent and knowledgeable. उसी तरह इंडिया के अंदर जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है वो है टाटा एंड विप्रो. Now we will understand what are the characteristics of an ethical organization. कोर वैल्यू स्टेटमेंट, जिसको हम कह देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन एंड विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किन चीजों के ऊपर फोकस करेगी, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है. एंड एथिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कोर वैल्यू स्टेटमेंट होती है जो उसके मिशन और विजन को बताती है कि वो सोसाइटी की कौन सी नीड्स को फुलफिल कर रही है, उसकी एग्जिस्टेंस के पीछे लॉजिक क्या है.
और यहाँ पे जो मिशन एंड विजन है वो कम्युनिकेटेड टू ईच एम्प्लॉय। तो उससे क्या होता है कि जब कोर वैल्यू जो है उसके अंदर वो अपने एथिक्स को फॉलो करती है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की बेटर इमेज जो है क्रिएट होती है और लोगों के साथ एक बेटर रिलेशन जो है बिल्ड होता है। उसी तरह इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो लोकल लॉज है, चाहे वो स्टेट लॉज है, चाहे वो सेंट्रल लॉज है, वो सबको फॉलो करती है। एम्प्लॉयज को जो है विद रिस्पेक्ट और जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, और जो भी वो कम्युनिकेशन करती है ऑनेस्टी के साथ करती है और ओपनली करती है। उसी तरह जो मैनेजमेंट का फोकस होता है वो एथिकल बिहेवियर के ऊपर होता है टॉप लेवल। दे बिकम द रोल मॉडल, क्योंकि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद एथिक्स वैल्यू को फॉलो करती है तो डेफिनेटली जो पॉलिसी प्रोग्राम्स बनते हैं उनके अंदर भी एथिकल वैल्यू जो होती है इम्बेडेड होती है। तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी जो है इन एथिकल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, और कोर वैल्यू स्टेटमेंट के अंदर भी उनकी एथिकल वैल्यू जो होती है डिपिक्ट होती है। देखो यहाँ पे एथिक्स और रिस्पेक्ट को हैंड इन हैंड। एथिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करती है, उनके ओपिनियंस को क्रेडिट देती है और एम्प्लॉयज को इक्वल ट्रीटमेंट देती है। और उसी तरह कस्टमर्स के साथ भी जो उनकी डीलिंग होती है बड़ी रिस्पेक्टफुल होती है। जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अच्छी तरह से सुना जाता है, उनकी नीड्स को असेस किया जाता है। और उसी तरह अकाउंटेबिलिटी। जो एथिकल एम्प्लॉयज होते हैं कि जो भी रिजल्ट्स हैं, एक्शन है, तो उसके लिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि जो भी उनको वर्क दिया गया है, जो भी डेडलाइंस दी गई हैं, उसके मुताबिक वो काम करे। और उनकी काम के अंदर भी क्या होता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उसको वो फॉलो करते हैं। लॉयल्टी। एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर ए लॉयल एम्प्लॉयर वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय के साथ फेथफुल है। नेचुरली अगर एम्प्लॉयर जो है फेथफुल है, इंटीग्रेटेड है, तो एम्प्लॉय जो है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना चाहेंगे, और उनकी लॉयल्टी जो है अपने एम्प्लॉयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनी रहती है। और उसी तरह जो वेंडर और कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, तो जो सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि वो एथिक्स को फॉलो करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बिजनेस के प्रति लॉयल होते हैं। उनको होता है कि इस बिजनेस के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। और लॉयल रिलेशनशिप जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं और दोनों पार्टीज को बेनिफिशियल होते हैं। उसी तरह जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं तो वहां पे पार्टनरशिप के अंदर भी वो लॉयल होते हैं जब तक उनकी पार्टनरशिप चलती है। उसी तरह जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दे हैव द कंसर्न फॉर एवरीवन हु इज इम्पैक्टेड बाय द बिजनेस। तो लोगों के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति उनका जो है केयर होता है, कंसर्न होते हैं। तो इस तरह से ये नहीं होता कि उनको मॉनेटरी प्रॉफिट ही कमाना है, तो वो लोगों के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति भी जो है अवेयर होते हैं। लीडरशिप इफेक्टिवनेस। देखो जो लीडर है क्योंकि रोल मॉडल्स होते हैं, अगर वो एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं। तो ट्रू टेस्ट होता है लीडरशिप का कि वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं। डिसीजन के अंदर वो एथिक्स को फॉलो करते हैं कि दिस थिंग इज राइट, दिस थिंग इज रॉन्ग, तो हमें सही चीजें करनी है। तो लीडर जो है जो एथिकल करेक्ट पाथ होता है उसको चूज करते हैं, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एथिकल कल्चर जो है क्रिएट करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई प्रोग्राम्स बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, एक्शन लेती हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म नजरिए से सोचती हैं तो डेफिनेटली वो एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है, क्योंकि जब वो एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी इमेज बनती है। तो वहां पे वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं लेना चाहते, वो लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। और जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कस्टमर के ऊपर फोकस करती हैं, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चीजों को जो है बनाती हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर की जो प्रोडक्ट या सर्विसेज दी जाती हैं उसके अंदर बिल्कुल भी अडल्ट्रेशन नहीं होती, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। और क्वालिटी प्रोडक्ट जो होते हैं रीजनेबल प्राइस पे दिए जाते हैं। उसी तरह क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स होते हैं, उनके प्रति वो ग्रैटिट्यूड भी अपने एक्सप्रेस करती हैं, उनको रिकॉग्निशन भी देती हैं, उनको ऑनर भी देती हैं, रिवॉर्ड भी देती हैं। और उसी तरह जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है रिजल्ट के ऊपर फोकस करती हैं, तो उनको पता होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयज
को वो चीज क्लियर होती है और एम्प्लॉय के प्रति वो रिस्पेक्ट भी शो करती है, तो एम्प्लॉय की डेडिकेशन एंड डिवोशन भी इंक्रीज हो जाती है। उसी तरह जो बड़ी एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रिस्क भी लेती हैं, इनोवेट करती हैं, नई चीजें इंट्रोड्यूस करती हैं, जिस मतलब इस तरह की चीजें वो इंट्रोड्यूस करती है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है। और उसी तरह एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं, क्योंकि वो पैशनेट हो जाते हैं, जो अपने वर्क के प्रति, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं और पैशन के साथ काम करते हैं। और एम्प्लॉय जो होती है कंटिन्यूस बेसिस पे हार्ड वर्क करते हैं, ताकि वो अपने जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव कर सके, जो उनकी एथिकल जो बाउंड्री है उसके बीच में रह के वो अपना हार्ड वर्क जारी रखते हैं। तो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बेनिफिट है। एक तो क्या होता है कि पब्लिक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही डील करती है जो एथिकली एथिक्स को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, और वहां पे एम्प्लॉय जो होते हैं स्ट्रांगली मोटिवेटेड होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। और उसी तरह ही हाई वैल्यू ऑफ एथिक्स जब ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देती है, इक्वल राइट्स देती है, तो उससे क्या होता है कि एक इम्प्रूव सोसाइटी जो है बिल्ड होती है। और उसी तरह जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी हायर होती है, उनका मोराल भी हाई होता है। और उसी तरह एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टीम स्पिरिट होती है वो भी बिल्ड होती है, तो टीम जो है बड़ी स्ट्रांग बनती है, और जो कि ऑर्गेनाइजेशन और उनके वैल्यू के बीच में अलाइनमेंट करती है कि हमने जो काम है वो एथिकल वे से करना है। और एथिक्स जो है एम्प्लॉयज को भी पता चलता है कि व्हाट इज गुड और बैड थिंग, जिससे वो डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं उसको एथिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा सॉल्व करते हैं। और एथिक्स क्योंकि हम फॉलो करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो चीज सही है, जो चीज राइट है, वो भी फॉलो करते हैं, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पेनल्टीज भी नहीं लगती। ये भी नहीं होता कि आपने जो लॉज है उसको वायलेट किया है, कोई पेनल्टी या क्रिमिनल एक्ट के केसेस उनपे नहीं होते। तो हाउ टू क्रिएट एंड मेंटेन एथिकल बिहेवियर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एथिकल बिहेवियर होता है, तो वहां पे बेसिकली जो है कि एथिक्स कमेटी बनती हैं जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं, जो देखते हैं कि लॉज के साथ कंप्लायंस होनी चाहिए, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, रूल्स जो है वो बनाती हैं। उसी तरह देखो जो एथिकल बिहेवियर है उसके लिए टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट जो है बहुत नेसेसरी है। उसी तरह एक प्रॉपर जो है कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए जो बताता है कि ये प्रिंसिपल्स हमने फॉलो करने हैं, ये चीजें हमने फॉलो करनी है, ये चीजें हमने नहीं फॉलो करनी। उसी तरह क्या होता है कि वहां पे कोड ऑफ एथिक्स होते हैं और एम्प्लॉयज को वो कम्युनिकेट होने चाहिए, एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि हमने एथिकल प्रैक्टिसेस किस तरह से अडॉप्ट करनी है, ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। उसी तरह एथिक्स ऑफिसर भी अपॉइंटेड होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को गाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। उसी तरह जो लोग जो है एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं उनको प्रॉपरली रिवॉर्ड किया जाता है, एम्प्लॉयज को प्रॉपरली जो है एथिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से हमने एथिक्स को फॉलो करना है।